कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें एक पायलट उड़ान के दौरान बस एक पल के लिए झपकी लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी आँख खुलती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर के मारे देखता है कि विमान अपनी तय मार्ग उड़ान से बहुत दूर भटक चुका है और अब सीधे विशाल प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ रहा है। इससे भी डरावनी बात यह थी कि विमान का ईंधन लगभग खत्म होने वाला था। घबराए हुए पायलट ने तुरंत नेविगेशन उपकरण निकालकर अपनी वर्तमान स्थिति की गणना की। कुछ देर जांच करने के बाद उसे पता चला कि विमान अपनी असली दिशा से सैकड़ों किलोमीटर दूर निकल चुका है और इस समय प्रशांत महासागर के बिल्कुल बीचों बीच उड़ रहा है। ये सच्चाई इतनी भयानक थी कि कप्तान की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अपने पीछे बैठे दोनों साथियों को इसके बारे में बताए। किसी भी तरह इस भयानक हादसे को टालने के लिए उसने तुरंत कंट्रोल टावर से संपर्क कर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रेडियो कनेक्ट हुआ दूसरी तरफ जापानी भाषा में आवाज सुनाई दी। ये सुनकर कप्तान समझ गया कि स्थिति बेहद गंभीर है। उसने बिना एक पल गवाए रेडियो बंद कर दिया और फिर मॉर्स कोड के जरिए संदेश भेजने की कोशिश करने लगा। लेकिन इस समय सबसे जरूरी काम ये था कि विमान का ईंधन खत्म होने से पहले विमान को जितना हल्का हो सके उतना हल्का कर दिया जाए ताकि बचा हुआ ईंधन कुछ और देर तक चल सके। कप्तान ने बिना समय गवाए विमान में रखे हुए बम एक एक कर समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने विमान की दिशा बदलकर फिर से किसी रेडियो सिग्नल की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसकी सारी उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। कंट्रोल टावर की ओर से अब भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जैसे ही ईंधन की सुई 0 पर बढ़ने लगी, आखिरकार कप्तान ने ये सच्चाई अपने दोनों साथियों को भी बता दी और उन्हें आदेश दिया कि वो जितनी जल्दी हो सके अपना जरूरी सामान तैयार कर लें, क्योंकि अब उन्हें किसी भी समय प्रशांत महासागर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ सकती है। आदेश मिलते ही दोनों साथी भी तेजी से तैयारियों में जुट गए। कुछ ही देर बाद विमान ने समुद्र पर सफलतापूर्वक लैंडिंग तो कर ली, लेकिन पानी के साथ हुई भयानक टक्कर के साथ विमान का ढांचा पूरा बिगड़ चुका था। जगह जगह से पानी विमान के कैबिन में भरने लगा और साफ था कि कुछ ही घंटों में विमान पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। यह देखकर कप्तान तुरंत कॉकपिट से बाहर निकला, जल्दी से लाइफ राफ्ट निकालकर उसे खोलने लगा और अपने साथियों को भी मदद के लिए बुलाया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे देखा कि उसके दोनों साथी अभी भी विमान के अंदर फंसे हुए थे और पूरा विमान उनके साथ धीरे धीरे समुद्र में समाता जा रहा था। सौभाग्य से आखिरी क्षणों में दोनों साथियों ने अपनी सीट बेल्ट खोल ली और जान जोखिम में डालकर डूबते हुए विमान में से बाहर निकल आए। हालांकि उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनका सामान भी बच पाता। उनका खाना पानी और बाकी जरूरी सामान भी उनके विमान के साथ ही समुद्र की गहराइयों में गायब हो गए। किसी तरह तैरते हुए जब वो दोनों समुद्र की सतह तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके कप्तान ने जल्दबाजी में राफ्ट को उल्टा खोल दिया। मजबूरी में तीनों में ने अपनी आखिरी ताकत को जुटाकर राफ्ट को पलटा और सीधा कर दिया, जिसके बाद पूरी तरह थके हुए वो तीनों राफ्ट पर चढ़ गए, लेकिन उसमें इतनी जगह नहीं थी कि आराम से बैठ सके। उन्हें एक दूसरे से सटकर लगभग खड़े रहने जैसी स्थिति पर सफर करना पड़ा। उस समय उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे उनके जीवन की सबसे भयानक परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। रात होते ही खुले समुद्र की ठंडी हवाएं ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। भीगे हुए कपड़ों के कारण तीनों ठंड से बुरी तरह कांपने लगे और मजबूरी में एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए ताकि शरीर की थोड़ी बहुत गर्मी बनी रहे। पूरे दिन की थकावट इतनी थी कि देखते ही तीनों गहरी नींद में सो गए और सुबह उनकी आँख खुली। सुबह उठने के बाद भी उन्हें अपनी हालत की इतनी चिंता नहीं थी, बल्कि वो आपस में छोटे छोटे खेल खेलने लगे। उन्हें विश्वास था कि ज्यादा देर नहीं लगेगी और उनका मुख्यालय उन्हें खोज कर ढूंढने जरूर आएगा। लेकिन कप्तान के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो अच्छी तरह जानता था कि इन प्रशांत महासागर में चारों तरफ अनगिनत खतरे छुपे हुए हैं। सबसे बड़ी खतरे की बात यह थी कि उनकी छोटी सी राफ्ट पर खाने का एक दाना नहीं था और पीने के लिए एक पानी बूंद नहीं बची थी। शुरुआत में वो दोनों साथी कप्तान की चिंता को इतना गंभीरता से नहीं लेते और पूरे उत्साह के साथ बचाव दल का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन दोपहर तक भी कोई विमान बचाव दल नहीं नजर आया। तब आखिरकार उन्हें भी एहसास होने लगा कि अब बचाए जाने की उम्मीद काफी कम रह गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि बिना पानी और भोजन के वो इस
अंतहीन महासागर में कब तक जिंदा रह पाएंगे। कुछ ही समय बाद सिर के ऊपर तपते हुए सूरज ने उनकी हालत और खराब कर दी। तेज धूप के कारण उनका पूरा शरीर पसीने से भीग रहा था। गला पूरी तरह सूखने लगा और प्यास असहनीय हो गई। मजबूरी में उन्होंने अपने कपड़े उतारे और अपने सिर पर डाल लिए ताकि कुछ राहत मिल सके। तब भी एक साथी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने हाथों से एक साधारण सा कांटा बनाकर समुद्र में डाल दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि शायद कोई मछली फंस जाए। कप्तान ने उनकी हालत देखकर अपने कपड़ों में से एक कपड़ा दिया और कहा, इसे अपने सिर पर रख लो ताकि तुम धूप से बच सको। लेकिन युवक ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कांटे में मछली नहीं फंसी तो वो गुस्से और बेचैनी से लाइफ जैकेट पहनकर समुद्र में कूद गया। उसने कहा कि अब वो इस झुलसा देने वाली गर्मी को और नहीं झेल सकता। उसे पानी में उतरता देखकर दूसरा साथी भी तैरने की तैयारी करने लगा। तभी उसे कप्तान ने रोक दिया तो समझाया उसे कि अगर कोई पानी में जाएगा तो राफ्ट पर कम से कम 2 आदमी तो होने चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में मदद मिल सके। इसके अलावा इस समुद्र में खूंखार शार्क भी हो सकती है। कप्तान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पानी में तैर रहे युवक को अचानक महसूस हुआ कि उसके नीचे कोई विशाल चीज तेजी से उसकी ओर बढ़ रही है। यह एहसास होते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने पूरी ताकत लगाकर वापस तैरना शुरू किया और तेजी से राफ्ट पर चढ़ गया। सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कप्तान ने आदेश दिया कि अब कोई भी व्यक्ति राफ्ट के किनारे में तक नहीं जाएगा, क्योंकि किसी शार्क की नजर उन पर पड़ गई तो बचना नामुमकिन होगा। इसी तरह समय गुजरता गया और उन्हें समुद्र में भटकते हुए 3 दिन गुजर गए। इन 3 दिनों में उनके गले से पानी की एक बूंद नहीं गुजरी थी। प्यास इतनी भयानक हो चुकी थी कि कप्तान ने मजबूरी में अपने चमड़े का जूता उठाया, उसमें अपना ही पेशाब भरा और घिना को दबाते हुए उसे पी गया। इससे उसका सूखा हुआ गला थोड़ी देर के लिए जरूर तरल हो गया, लेकिन यह दृश्य देखकर उसके दोनों साथी घिना से भर गए। उन्होंने साफ कर दिया कि चाहे उनकी जान ही ना चली जाए वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए दोनों की मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। उसमें से एक युवक को भ्रम होने लगा। उसका लगा कि समुद्र का खारा पानी भी मीठे मिनरल वाटर जैसा दिखाई देने लगा और वो दोनों हाथ से समुद्र का पानी पीने ही वाला था तो कप्तान ने उसका हाथ पकड़ लिया, और क्योंकि वो जानता था कि समुद्र का पानी पीना मौत को और तेजी से बुलाने जैसा है। इसी तरह कई और दिन गुजर गए। तभी एक दिन कप्तान ने अचानक अपनी जेब टटोली तो उसके अंदर उसे एक छोटी सी पेंसिल मिली। ये देखकर उसके दोनों साथी हैरान हो गए। तो एक मामूली सी पेंसिल मिलने पर इतना खुश होने की क्या बात है। लेकिन कप्तान मुस्कुराया और बोला, शायद यही छोटी सी पेंसिल उसकी जिंदगी बचा सकती है। उसने तुरंत लाइफ राफ्ट पर एक सीधी रेखाएं बनानी शुरू कर दी। इसके बाद उसने अपना कंपास निकाला, विमान के क्रैश होने की अनुमानित स्थान की गणना की और फिर समुद्री धाराओं की दिशा को ध्यान में रखते हुए ये पता करने की कोशिश करने लगा कि आखिरकार वो महासागर के किस हिस्से में बह रहे हैं। कप्तान ने अपनी गणना पूरी करने के बाद अनुमान लगाया कि अगर वो लगातार दक्षिण पश्चिम और बढ़ते रहे तो संभव है वो किसी मित्र राष्ट्र के कब्जे में हुए द्वीप तक पहुंच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि समुद्र के बीच बहती हुई इस छोटी सी लाइफ राफ्ट की दिशा को नियंत्रित कैसे किया जाए। तभी कप्तान की नजर पास रखी एक लाइफ जैकेट पर पड़ी और उसके दिमाग में अचानक एक शानदार उपाय आया। तीनों ने सबसे पहले मिलकर लाइफ राफ्ट के किनारों में लगी रस्सी को खोल लिया। फिर उस रस्सी का एक सिरा लाइफ राफ्ट के पिछले हिस्से से मजबूती से बांध दिया। इसके बाद उन्होंने लोहे की तार की मदद से लाइफ जैकेट को फैलाकर एक स्थायी समुद्री लंगर यानी सी एंकर तैयार कर लिया। ये तरीका राफ्ट को पूरी तरह नियंत्रित तो नहीं कर सकता था, लेकिन इससे समुद्री धाराएं और तेज हवाएं उन्हें गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकती थी। अगर वो सही रास्ते में बढ़ते रहे तो एक ना एक दिन किसी मित्र राष्ट्र के द्वीप तक पहुंचने की उम्मीद थी। ये छोटी सी उम्मीद मिलते ही तीनों के चेहरे पर कई दिन बाद मुस्कान लौट आई। अब उनके बीच अब फिर से जीने की इच्छा जाग उठी। इसके बाद वो हर दिन हर रात बारी बारी से ध्यान रखते कि वो गलत दिशा में मत ना चले जाएं और समुद्री धाराएं उन्हें गलत दिशा में ना ले जाएं। ऐसा लग रहा था मानो उनकी अटूट हिम्मत और जीने की जिद ने भगवान का भी दिल पिघला दिया। उसी रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
कई दिनों से प्यास से तड़प रहे तीनों खुशी से झूम हटे। इतने दिनों बाद उन्हें वर्षा का पानी नसीब हुआ था। वो दोनों हाथों से वर्षा का पानी पीने लगे और जितना हो सकता था उतना पानी अपने शरीर में भर लिया। जब उनकी प्यास शांत हुई तो उन्होंने अपने पास मौजूद हर छोटी बड़े बर्तन और कपड़े और कंटेनर को बाहर रख दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा बरखा का पानी इकट्ठा हो सके। फिलहाल पानी की समस्या कुछ दिनों के लिए खत्म हो चुकी थी, लेकिन कई दिनों से भूखे होने के कारण उनके शरीर तेजी से कमजोर होते जा रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि राफ्ट के पास छोटी छोटी मछलियों के झुंड तैर रहे हैं। भूख से बेहाल एक युवक अपने आप को अब संभाल नहीं पाया और अपने चाकू से समुद्र में बार बार वार करने लगा। हैरानी की बात यह थी कि अगले ही पल उसके चाकू में एक छोटा शार्क फंस गया। शार्क को देखते ही दोनों साथी डरने की बजाय उस पर टूट पड़े। युवक ने पूरी ताकत से अपनी छुरी शार्क के पेट में खोप दी। कुछ ही समय बाद वो तड़पना बंद कर चुकी थी। दरअसल उस समय तीनों विमान दुर्घटना के बाद 5 दिनों और 5 रातों प्रशांत महासागर में फटक चुके थे। भूख इतनी भयानक हो चुकी थी कि उन्हें सामने दिख रहा ये शार्क किसी वरदान से कम नहीं लगा। उन्होंने तुरंत चाकू से शार्क का पेट चीर दिया। उसके अंदर से उन्हें छोटी छोटी मछलियां मिली जो अभी तक पूरी तरह पची हुई नहीं थी। उन्होंने बिना समय गवाए उन मछलियों को निगलना शुरू कर दिया। कई दिनों बाद ये उनका पहला असली भोजन था। पेट भरने के बाद उन्होंने बचा हुआ शार्क का मांस फेंकने की बजाय अपने मोजों के अंदर भर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि आगे जिंदगी की लड़ाई अभी बहुत लंबी है और हर नवाला उनके लिए कीमती है। इसके बाद तीनों राफ्ट पर फैले खून और गंदगी को साफ करने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही काम कुछ ही घंटों बाद उनके लिए एक और बड़ी मुसीबत बन जाएगा। समुद्र में फैली खून की तेज गंध आसपास कई शार्कों को उसके अंदर और खींच लाई। कुछ ही देर के बाद राफ्ट के चारों तरफ खूंखार शार्क मंडराने लगी। ये नजारा देखकर कप्तान ने अपने दोनों साथियों को आदेश दिया कि कोई भी राफ्ट के किनारे नहीं जाएगा, क्योंकि जरा सी लापरवाही शार्क को हमला करने का मौका दे सकती है। इसके बाद तीनों राफ्ट के बीच में सिमट कर बैठ गए और पूरी रात सावधानी से बताई। लेकिन रात में नींद में एक साथी कप्तान की चेतावनी भूल गया। वो उठकर अपना चेहरा धोने के लिए जैसे ही हाथ पानी की ओर ले गया, इसके बाद नीचे छुपी एक शार्क ने झपट्टा मारकर उसका हाथ काट लिया। सौभाग्य से घाव बहुत गहरा नहीं था। कप्तान ने तुरंत कपड़े की पट्टी को उसके हाथ पर बांध दिया, जिससे खून बहना रुक गया। दिन गुजरते गए और उन्हें प्रशांत महासागर में फंसे हुए आधे महीने से ज्यादा हो गया। उन्हें जब भी भूख लगती वो पहले से ही बचा हुआ शार्क का मांस खा लेते और प्यास लगने पर उसी मछली के शरीर से निकला तरल पीकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करते। अच्छी बात यह रही कि शार्क के काटने से घायल युवक का हाथ संक्रमित नहीं हुआ। हर दिन भगवान से प्रार्थना करते कि कोई जहाज बचाव दल जहां विमान उसे देख ले, लेकिन उनकी हर प्रार्थना मानो खाली आसमान में ही खो जाती। इतने दिनों में उन्हें किसी भी जहाज की परछाई तक दिखाई नहीं दी। हालत लगातार बदतर होती गई। उन्होंने जो थोड़ा मांस और तरल बचाकर रखा था वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और उम्मीद भी धीरे धीरे टूट रही थी। जब वो तीनों भूख और प्यास से बेहोश होने के कगार पर पहुंच गए, तभी अचानक एक युवक ने अपनी पिस्तौल उठा ली। उसके साथी घबरा गए और उन्हें लगा कि शायद वो अभी आत्महत्या करने वाला है, लेकिन अगले ही पल उसने बंदूक का मुंह कप्तान की ओर घुमा दिया। ये देखकर कप्तान भी एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर सबकी नजर कप्तान के पास बैठी एक चिड़िया पर गई। युवक ने बिना समय गवाए ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधा चिड़िया को लगी। कप्तान तुरंत पानी में कूद गया और तेजी से तैरकर चिड़िया को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही वो वापस राफ्ट की ओर लौटने लगा, राफ्ट पर बैठे दोनों साथियों ने देखा कि एक बड़ी सी शार्क कप्तान की ओर बढ़ रही है। वो जोर जोर से चिल्लाकर कप्तान को सावधान करने लगे। खतरा हर पल बढ़ता जा रहा था। घबराहट में साथियों ने शार्क पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसी समय पिस्तौल जाम हो गई। अब कप्तान के पास अपनी जान बचाने के लिए अपनी ताकत और हिम्मत ही बची थी। मौत को सामने देखकर उसने पूरी शक्ति लगा दी और जितनी तेजी से हो सकता था राफ्ट की ओर तैरने लगा। आखिरकार किसी तरह वो शार्क के हमला करने से एक पल पहले राफ्ट पर चढ़ने में कामयाब हो गया। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके पास जश्न मनाने का समय नहीं था। सबसे जरूरी बात उस समुद्री पक्षी को खाकर अपनी भूख मिटाई जाए। उन्होंने तुरंत उस चिड़िया का मांस बांटा और
कई दिनों बाद उन्होंने कोई अलग खाना खाया। स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन उस समय उनके पास स्वाद से ज्यादा जिंदा रहना था। खाते खाते एक युवक के मन में अचानक उम्मीद जागी। उसने कहा कि अगर समुद्र के बीचों बीच पक्षी दिखाई दे रहे हैं तो जमीन अब दूर नहीं है। लेकिन अनुभवी कप्तान ने उसकी इस उम्मीद पर पानी फेर दिया। उसने समझाया कि समुद्री पक्षी कई बार जमीन से कई किलोमीटर दूर उड़ जाते हैं, इसलिए सिर्फ एक पंछी को देखकर ये मान लेना कि किनारा पास है बहुत बड़ी भूल होगी। इसके बाद भी उनकी दर्दनाक यात्रा खत्म नहीं हुई। वो और कई दिनों तक समुद्र में बहते रहे। आखिरकार 3वें दिन में भूख, प्यास और कुपोषण ने उनके शरीर की सारी ताकत छीन ली। तीनों इतने कमजोर हो चुके थे कि राफ्ट पर ही बेसुर्द होकर गिर पड़े। पता नहीं कितनी देर तक बेहोश होकर पड़े रहे। जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि दूर आसमान में काले बादल का एक विशाल गुबार उनकी ओर बढ़ रहा है। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। तीनों उठकर बैठे और ज्यादा से ज्यादा बरखा का पानी अपने कपड़ों में इकट्ठा करने लगे। लेकिन प्रशांत महासागर का मौसम थोड़ा अजीब था। बारिश ज्यादा देर नहीं चली और अचानक बंद हो गई। वो अभी संभल भी नहीं पाए थे कि कुछ दूर पर आसमान को चीरती हुई एक भयानक बिजली गिरी। ये देखकर कप्तान का अनुभव फिर काम आया। उसने दोनों साथियों को घबराकर कहा कि कितनी जल्दी हो सके अपना सामान संभाल लो, क्योंकि ये कोई भयानक तूफान के आने का संकेत है। उसकी बात पूरी ही नहीं हुई थी कि देखते ही देखते आसमान काला पड़ गया और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उसकी राफ्ट पर टूटने लगी। पहली ही विशाल लहर ने उनकी राफ्ट को पूरी तरह हिला दिया। तीनों अपने आप को संभाल ही रहे थे कि दूसरी विशाल लहर सीधे कप्तान से टकराई और उसे राफ्ट से उठाकर समुद्र में फेंक दिया। ये देखकर दोनों साथी घबरा गए और चारों तरफ उन्हें खोजने लगे। सौभाग्य से कुछ दूर तक पर कप्तान लहरों से जूझता हुआ दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो उसे वापस राफ्ट पर खींचने की कोशिश करने वाले थे, तभी प्रकृति ने अपनी असली ताकत दिखा दी। इंसान इस भयानक तूफान के आगे कितना छोटा और बेबस है, इसका एहसास उन्हें उसी पल हो गया। अचानक एक विशाल लहर उनकी छोटी सी राफ्ट से टकराई और देखते ही देखते तीनों आदमी राफ्ट समेत उठते हुए समुद्र में जा गिरे। इस हफ्ता तफरी में उनका राफ्ट पर बचा हुआ थोड़ा सा सामान भी समुद्र की गहराइयों में गिर गया। कप्तान ने पूरी ताकत लगाकर लहरों से लड़ते हुए ऊपर की ओर तैरना शुरू कर दिया। किसी तरह वो समुद्र की सतह तक पहुंच गया। इधर उधर नजर दौड़ाते हुए उसे राफ्ट के नीचे उसका एक और साथी मिल गया, लेकिन दूसरा साथी कहीं नजर नहीं आ रहा था। दोनों ने घबराकर राफ्ट से बाहर निकलकर उसे चारों तरफ ढूंढना शुरू कर दिया। वो लगातार उसका नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। कुछ देर बाद उन्हें राफ्ट की दूसरी साइड वो भी दिखाई दे गया। उसे सुरक्षित देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। तब तक तूफान की रफ्तार भी पहले से थोड़ी कम हो चुकी थी। मौका देखकर तीनों ने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा की और उल्टी हुई राफ्ट को दोबारा सीधा कर दिया। इसके बाद वो जल्दी जल्दी से ऊपर चढ़ गए और ठंड, तेज हवा और ऊंची लहरों से बचने के लिए एक दूसरे से सटकर गोल होकर बैठ गए। पूरी रात वो बिना हिले डुले प्रकृति के इस भयानक प्रकोप को सहते रहे। हर गुजरता पल उन्हें ऐसा महसूस करा रहा था कि मौत कुछ ही पल दूर है, लेकिन किसी तरह उन्होंने वो डरावनी रात भी काट ली। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मानो पिछली रात का वो भयानक तूफान कभी आया ही ना हो। समुद्र अब शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन पिछली रात की तबाही ने तीनों की बची कुछ ताकत भी छीन ली थी। उनका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, आंखों में कोई उम्मीद नहीं बची थी और वो पूरे निढाल होकर राफ्ट पर पड़े थे। अब उनमें ना बोलने की ताकत थी, ना उठने की, ना ही जीने की कोई उम्मीद बची थी। वो पूरी तरह निराश होकर चुपचाप आसमान की ओर देखते रहे, मानो अब मौत का इंतजार ही उनकी आखिरी मंजिल बन चुका हो। लेकिन किस्मत ने आखिरकार उनका साथ दे ही दिया। जब तीनों ने उम्मीद लगभग छोड़ दी थी तो दूर समुद्र में गुजर रहे एक जहाज की नज़र उनकी छोटी सी लाइफ राफ्ट पर पड़ी। कई घंटों की मशक्कत के बाद बचाव दल ने उन्हें आखिरकार बचा लिया। लगभग 1 महीने तक भूख, प्यास, तूफान, शार्क और मौत से हर पल लड़ने वाले ये तीनों आखिरकार जिंदा अपने घर लौटे। ये सच्ची कहानी साबित करती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और कभी हार ना मानने वाला उसका जज्बा होता है।